हेलो दोस्तों, आज है फर्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का जिसमें हम सीखेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाइड वे में। अगर आप ड्रॉपर भी है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूट से क्या पढ़ना है, इंस्टीट्यूट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, सारे चीजें एकदम कम टाइम में हम स्टडी करेंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए, सारे क्वेश्चन आपके बन जाए। ठीक है, तो पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मन में आता है कि मोल है क्या। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको 1 डजन मैंगो लेके आना है, ठीक है, 1 डजन, तो आप क्या लेके आओगे? आप 12 आम लेके आ जाओगे। अगर आपको कोई कह दे 1 डजन बनाना लेके आना है, तो आप क्या लेके आओगे? ठीक है, तो एक फिक्स यूनिट है कि आपको इतने बनानास लाने हैं, 12। 1 डजन मतलब कितना होता है? 12। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि आपको 1 लीटर, ठीक है, आपको ऑयल लेके आना है, कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो आप क्या लेके आओगे? आप जाओगे दुकान में, आप बोलोगे भैया मुझे 1 लीटर जो है ऑयल दे दो। ठीक है, आपको ऑयल मिल जाएगा। अब आप वहां पे जाके, इस दुकान में जाके आप ये तो नहीं बोल सकते कि मुझे 1 डजन ऑयल दे दो। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि मुझे 1 डजन ऑफ बॉटल्स दे दो ऑयल के। ठीक है, क्योंकि हर एक की क्वांटिटी जो है फिक्स है। ठीक है, अगर आप राइस लेने गए तो आप बोलोगे मुझे 1 kg राइस दे दो, 2 kg दे दो। ठीक है, अगर आप बनाना लेने गए तो आप बोलोगे 1 डजन बनाना दे दो। 1 डजन में कितना आता है? 12 बनानास। 1 डजन मैंगो में कितने आते हैं? 12 मैंगोस। वैसे ही एक यूनिट है जिसका नाम है मोल। क्या नाम है? मोल। तो मोल क्या होता है? मोल नंबर ऑफ एटम्स का एक यूनिट है कि हमें हम एटम्स कैसे गिने, हम मॉलिक्यूल्स कैसे गिने। तो उसके लिए हमने दे दिया एक टर्म मोल्स। ठीक है, क्योंकि एटम्स बहुत छोटी एंटिटी है, यूनिट है, मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा होता है। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए हमने लिया एक मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। उसके ऊपर हमने कार्बन 12 को रखा, देखो। ठीक है, C12। ठीक है, इसको हमने रखा। तो हमें समझ में आया कि जो एक एटम है, ठीक है, एक एटम है कार्बन का, उसका मास है 1.99 इंटू कितना? इंटू 10 पावर ठीक है, ये आता है टोटल मास। किसका मास आता है? ये कार्बन का, एक एटम का, सिंगल एटम के कार्बन का मास आता है 1.99 इंटू 10 पावर-23 ग्राम्स। ठीक है, क्या आता है? ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद उससे हमने कैसे डिटरमाइन किया कि मोल क्या होता है? उससे बाद हमने क्या किया? हमने देखा कि हमने जब 12 ग्राम लिया, क्योंकि नाम क्या है इसका? C12, इसको हमने रेफरेंस लिया, तो हमने इसका 12 ग्राम लिया जो इसके एटॉमिक मास के बराबर है। तो जब हमने इसका 12 ग्राम लिया तो आप डिवाइड कर लीजिए इसे, 12 ग्राम अपॉन 1.99 इंटू 10 पावर-23। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा लगभग 6.022 10 पावर-23 एटम्स। तो वहां से मोल मिल गया कि हाँ, एक मोल क्या है? एक मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23 अप्रोक्सीमेटली एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया एवोगाड्रो नंबर। क्या कह दिया? एवोगाड्रो का नंबर। ठीक है, याद रख लो, इसका सिंबल होता है Na। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर का सिंबल होता है Na। हमने डिटरमाइन किया हमने पहले मास स्पेक्ट्रोग्राफ पे एक एटम का मास मेजर किया, फिर हमने 12 ग्राम कार्बन लिया। 12 ग्राम कार्बन में हमने देखा कि हमें कितने एटम्स मिल रहे हैं, ये, तो हमने इसको नाम दे दिया एवोगाड्रो नंबर। ये बेसिक कंसेप्ट है मोल का। ठीक है, एक मोल क्या होता है? एक एटम क्या होता है? छोटी एंटिटी। ठीक है, एटम्स मिला के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि O2 क्या है? मॉलिक्यूल। 2 और ऑक्सीजन क्या है? एटम है। O2 क्या है? मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, ये एटम है। ठीक है, अब आते हैं अगले इस पे। अब इसमें ध्यान से समझिए, सारे कन्वर्शंस आपके यही क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक सारा यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बेसिक क्लियर करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 6 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। एक मोल में क्या होता है? एक मोल में होता है 6 इंटू 10 पावर 23। मतलब सोचिए कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा। 6 0 0 0 0 0 0, आप ऐसे 23 जीरो लगाएंगे, 23 जीरोस, तब जाके ये इतने पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, कितने पार्टिकल्स? 6 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स। अब अगर ये एटॉमिक बोल दिया इसे, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स बोल दिया मतलब ये हो सकते हैं एटम्स, ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर आपको बोल दिया आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्या बोल दिया आपको? आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 6 इंटू 10⁻23, लगभग 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया कि आपके पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप क्या कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ठीक है, कूलम्ब। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन का इतना, तो 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने का चार्ज मिल जाएगा। जो ये वैल्यू है लगभग 96500 निकल के आती है, जो हमारा होता है 1 फैराडे। समझ में आ गया फैराडे कहां से आता है? जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इंटू 23 10 इंटू 10⁻23 जितने हम इलेक्ट्रॉन्स को उनके चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से टोटल चार्ज निकल के आता है 96,500। दिस इज कूलम्ब में, तो उसे कहते हैं हम एक फैराडे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है फैराडे का, जो आपको याद रखना है। फैराडे पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले इस पे। अब हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो याद रखो, जब आप एक बीकर में, ठीक है, जब आप बीकर में उसे लेंगे या किसी भी क्लोज कंटेनर में आप जब उस गैस को लेंगे, एक मोल गैस को, किसको लेंगे, एक मोल गैस को लेंगे, तो उसका जो वॉल्यूम आता है एनटीपी पे। एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। मतलब टेम्परेचर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर के बराबर या 273 केल्विन जो होता है वो। ठीक है, या फिर हम रूम टेम्परेचर ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। और इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम, जो होता है 22.4 लीटर, जो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, एक होता है ये कितना होता है, ये होता है 22.4 लीटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ मास, मास के टर्म्स में क्या होता है, अब मोल देखिए, एक मोल मतलब एक मोल को हम कह सकते हैं 1 ग्राम एटम। याद रखना, कहीं आपको ये 1 मोल टर्म ना दिखे, आपको दिख जाए ग्राम एटम टर्म। ठीक है, या आपको दिख जाए ग्राम मॉलिक्यूल, या आपको दिख जाए ग्राम मोल, सारी चीजें एक ही है। यह ग्राम फॉर्मूला मास, अगर एटम के पहले ग्राम आ गया, मॉलिक्यूल के पहले ग्राम आ गया, मोल के पहले ग्राम आ गया, फॉर्मूला मास के पहले ग्राम आ गया, तो उसे आप नाम दोगे एक मोल। ठीक है, ये मोल के अलग अलग नाम है, नोट डाउन कर लीजिए, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम। ठीक है, आप इसको मोल से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट था। अब आपको ये याद रखना है कि 22.4 लीटर। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आपको लॉजिक बता दूं मैं 22.4 लीटर्स से लॉजिक निकाल सकते हैं। आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पता होगा, वहां से ये वॉल्यूम जो है निकल जाता है। जब आर की वैल्यू, एन की वैल्यू, टी की वैल्यू, पी की वैल्यू पुट कर लोगे। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, वहां 1 डाल दो। आर क्या है, 8.3 जूल में करेंगे तो टेम्परेचर डाल दो, प्रेशर डाल दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा वॉल्यूम का 22.4 लीटर्स। तो ये बेसिक होता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद इंटर कन्वर्शन कैसे करें, ठीक है, बहुत डाउट है कॉमन, ये हमें कन्वर्शन ही नहीं होता। जो जो मोल से आपके पास, जब मोल को मल्टीप्लाई करोगे आपने एटॉमिक और मोलर मास से, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं जो आपको वेट गिवन है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास अगर वो मॉलिक्यूल है, या फिर एटॉमिक मास अगर वो एटम है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया मेरे पास जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, 16 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो मोल कितने हो गए, मोल को हम जो है एन से डिवाइड करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 16 ग्राम। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मास भी हम आगे बताऊंगा कि आपको कौन से मास याद रखने हैं। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ जाएगा आपका 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब मैं यही बोल देता कि यहां लेफ्ट में देखिए ऊपर आप कि 16 ग्राम जो है आपके पास O2 है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 16 अपॉन ये क्या है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन क्योंकि मॉलिक्यूल में 32, तो यहां से आपको मिल गया 0.5 मोल्स। ठीक है, तो इसको आपने जैसे ही मोल्स को जैसे ही अपने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपको मोल्स पता है, आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो आपको ग्राम्स मिल जाएगा कितना वेट है। ठीक है, अगर आपने डिवाइड कर दिया ग्राम जो वेट दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो आपस से मोल मिल जाएगा। वैसे ही जब आप मोल्स को मल्टीप्लाई करते हो एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर क्या था 6 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेटली 6.022 होता है, लेकिन हम लोग इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 10⁻23 एटम से जब इसे मल्टीप्लाई करते हो एवोगैड्रो नंबर से आपको एटम्स मिल जाएंगे, अगर वो एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटम का दिया हुआ है, या फिर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे।
ठीक है। इस केस में देखो लेफ्ट में देखिए आप 0.45 जो मोल है, अगर आप इसको 6 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 3 इंटू 10 पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स अगर आपको इसमें एटम चाहिए तो एक O2 में कितने एटम है, 2 एटम्स है, तो इसको वापस इंटू 2 कर लीजिए, इसका आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो ये बेसिक इंटर कन्वर्शन है। तो अब इसमें क्या है, अब हम देखें इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस। मैं बताया था आपको कि हम एटॉमिक मास कौन से आपको याद रखने हैं, लिस्ट बना लीजिए, इसके बाहर आपको आएगा नहीं। अगर इस वैसे जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, लेकिन हम सेफर साइड लेके चलेंगे कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो हमको एटलीस्ट इनके मास पता हो, ताकि ये हर जगह काम आए। आपको ऑर्गेनिक में काम आएगा, इनऑर्गेनिक में काम आएगा, सब जगह आपको ये काम आएगा। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल में ला दिया यहाँ पे। आपको याद करना, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का मास 4 होता है। हीलियम के जो न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, याद रखना, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। लिथियम का होता है 7। ठीक है, लिथियम का होता है 7 जो आपको याद रखना है। बेरिलियम का 9 होता है, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, लेकिन बेरिलियम का 9 होता है, याद रखना। बस इसके अलावा आपको जो याद रखना है, कार्बन तो यार सबका यूनिवर्सल ही है, ये तो यूनिवर्सल है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा यार। इसको याद नहीं किया तो फिर तुम क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या। 12 होता है कार्बन का मास। ठीक है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है। ठीक है, ये जो मैंने 3 एलिमेंट बताए, कौन से 3, ये जो 3 बताए, ये तो यूनिवर्सल एलिमेंट है। अगर इसके मास को पता नहीं है तो आप गए। ठीक है, ये तो मतलब हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको यूज मिलेगा, हर चैप्टर में यूज मिलेगा। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, उसके बाद आपको पोटेशियम, ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैग्नीशियम का 24। ठीक है, और 27 होता है एल्यूमिनियम का। उसके बाद आयरन, Fe का याद रखो 56। ये आयरन के ऑक्साइड पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो आपको Fe का याद रखना है 56। ठीक है, जिसका 56, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है Ag का, सिल्वर का 108, बस सिल्वर का 108। और एक लास्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, पीबी का जो है 208। ठीक है, और क्लोरीन कहा गया, क्लोरीन 35.5 होता है अप्रोक्सीमेटली, तो आप इसे 35.5 लिख सकते हैं। 71 इसका होता है मॉलिकुलर मास Cl2 का। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, कौन से याद रखने, हाइड्रोजन का होता है याद, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का याद रख लो, आयरन का याद रख लो, सिल्वर का याद रख लो, क्योंकि सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का पूछा गया है बहुत बार, तो याद कर लो सेफ साइड के लिए। हाँ, लीड का पूछा जाता है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का, खत्म। उसका आता है अगले टॉपिक पे। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, जो हम इंटर कन्वर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जो इंटर कन्वर्शन हमें देखने हैं कि आपको सीखना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम किस किस टर्म में दिया हो। ठीक है, 1 लीटर यानी क्या, 1 लीटर यानी 1000 ml। ठीक है, आप जब स्कूल जाते थे, या आप अभी भी बोतल यूज करते होगे, जो बिस्लरी की बोतल आपने देखी होगी, जो ऐसे बनी हुई रहती है। ठीक है, जो जिसमें 1 लीटर पानी बैठता है। कितना लीटर, 1 लीटर पानी बैठता है। तो 1 लीटर में कितना ml पानी मिलेगा, कितना ml मिलेगा आपको पानी 1 लीटर में, 1000 ml मिलेगा। ml मतलब मिलीलीटर। ठीक है, और 1 मिलीलीटर जो होता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आप 1 लीटर को ये भी लिख सकते हो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, क्या मैंने बताया, आप 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, आप 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हो, आप 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। याद रखो, ये क्वेश्चन में आ सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कैसे करें। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। ठीक है, 1 लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और ये डेसी क्या होता है, 1 लीटर, डेसी मतलब 10 पावर, ये देखो 10 पावर -1, तो इसका क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब कितना हो गया, 1000 लीटर्स। यहां से ये कन्वर्शन भी आपको मिल गया। ठीक है, 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। मतलब आप जब 1 मीटर डीप, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर मतलब चौड़ाई में, लंबाई में और ऊंचाई में आप जब बिल्ड करोगे एक कुआं या वेल। ठीक है, आप 1 मीटर चौड़ा, ऊंचा और लंबा जब आप बिल्ड करोगे एक पूरा ये, तो आपको 1000 लीटर उसमें पानी स्टोर कर सकते हो, जो भी है 1000 लीटर तक। ठीक है, 1000 लीटर तक। अगर हमने उसके
से बहुत सारे पार्ट कर दिए, हमने इसको हर 10 लाइन से डिवाइड कर दिया, तो इसमें 1000 पार्ट हो जाएंगे। तो हर पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप खुद देखिए कि इसमें कितना आएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा बेसिक कन्वर्शन। क्या याद करना है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। अब प्रीफिक्सेस में ये सब आपको पता होंगे, बहुत जगह आपने देखे होंगे यहां तक। ठीक है, यहां तक डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। लेकिन जो पूछा जा सकता है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है जेप्टो और योक्टो। ठीक है, ये मुझे भी याद नहीं होता, मैं लास्ट में इसको याद कर लेता कैसे, तो 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ के, लेकिन ये जेप्टो और योक्टो। ठीक है, और यहाँ पे 10 पावर 21 और 10 पावर 24 जेटा और योटा। बहुत कंफ्यूजन होता है योक्टो और योटा में। तो यहाँ पे सी है, आप जहां पे सी है वो जो है माइनस है। ठीक है, मैंने इसे याद रखा था, जहां पे सी है वो जो है माइनस है, योक्टो। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना सी ग्रेड, तो वैसे मैंने याद रखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक हो गई, कन्वर्शन से प्रीफिक्स हो गए आपके। इंपॉर्टेंट लॉस जो है, अब क्या इंपॉर्टेंट लॉस में आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट लॉस बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना। पहला होता है, आपको तो पता ही होगा, मास। एक रिएक्शन है जिसमें अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन मिला रहे हो, ठीक है, आप 9 ग्राम कोई और कंपाउंड मिला रहे हो, और तो सॉरी मॉलिक्यूल मिला रहे हो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 11 ग्राम, 2 + 9 11। तो कभी भी मास जो है कंजर्व होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, जहां पे E = mc² होता है। ठीक है, वहां पे कंजर्व जो है मोस्टली नहीं होता। उसके बाद देखते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के जो इंपॉर्टेंट लॉज है। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, आप जब पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन देखो सिंपल क्या है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप CH4 ले रहे हो, ये क्या है, मीथेन, या आप सीधा सिंपल वाटर ले रहे हो H2O, तो वाटर में हाइड्रोजन कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 ग्राम। ठीक है, क्या ये एक मोल में, 1 मोल वाटर लिया, 1 मोल वाटर लिया, तो उसमें 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो जो रेशो है 2:16 रहेगा। क्या रहेगा, 2:16, मतलब 1:8। मतलब अब ये जो रेशो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर आप कुएं से पानी ले लो, चाहे आप किसी समंदर से ले लो, या आप घर में जो पानी पीते हो वहां से ले लो, या आप कहीं से भी पानी लो। ठीक है, कहीं से भी पानी ले लो। ठीक है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी से मतलब है, तो पानी कहीं से भी लो, रेशो 1:8 ही आएगा, मास का चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल रहता है। इसे कहते हैं डेफिनाइट। ये जो चीज है वो डिफाइंड है, डेफिनाइट है। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ये होता है कि जब आप एक, फॉर एग्जांपल हम बना रहे 2 कंपाउंड, एग्जांपल समझ लीजिए H2O और H2O2। ठीक है, H2 दोनों में फिक्स हो गया। जब जो है एक कंपोनेंट फिक्स हो जाता है, एक एलिमेंट फिक्स हो जाता है, ठीक है, तो दूसरा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे O2 है। अब H2 तो फिक्स हो गया, अब बचा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन बचा, ठीक है, यहाँ पे O2 बचा। तो ये 16 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, तो ये मल्टीपल होंगे एक दूसरे के। मतलब ये अगर 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसा होगा, मतलब मल्टीपल्स में होंगे। ठीक है, मल्टीपल मतलब समझते हो, 1 फिर 2, ऐसा नहीं होगा कि अगर ये O है तो ये, मतलब अगर ये 16 ग्राम है तो ये कहीं 1.5 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट फिक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर D2O है या D2O2 है, D क्या है, ड्यूटेरियम। ठीक है, ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम होने चाहिए, और दूसरे जो है एक दूसरे के रेशियो में रहेंगे, परफेक्ट रेशियो। पढ़िए, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in ratio of whole numbers। इनका रेशियो कैसा होता है, होल नंबर में होगा, होल नंबर में। क्या किस में होगा, होल नंबर में, याद रखो। मतलब कि दोनों का रेशियो क्या है, यहाँ पे O2 और O का रेशियो क्या है, 2। ठीक है, ऐसा रेशियो होगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, तो इसका मैं सीधा आपको एग्जांपल लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में 2 ऐसे क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस है उतने ट्राई कीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपको लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में मोल कंसेप्ट में 2 से 4 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व किए हुए पर्सनली, मुझे अच्छे लगे, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, क्वेश्चन देखिए। बोरॉन है, नाम समझ में आ रहा है आपको, एवरेज एटॉमिक मास का एवरेज ले रहे। ठीक है, तो बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स, ठीक है, विथ एटॉमिक मास 10 and 20।
ठीक है, 10 एंड 11, जो 10 है 10 एएमयू। एएमयू क्या होता है? एएमयू होता है यूनिफाइड मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है एएमयू। उसको आप रिप्लेस कर दिया यू से, यूनिफाइड मास से। तो ये एक एटम का मास होता है, एक एटम का मास एएमयू में दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और एक मोल का मास जो होता है उसको हम ग्राम में दिखाते हैं, उसको हम ग्राम में दिखाते हैं। कैसे करते हैं वो देखो, समझो एक एटम का मास जो है, ठीक है, हम पहले कन्वर्शन सीख लेते हैं। एक एएमयू जो होता है, 1 एएमयू, एक एटम का मास जो होता है उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं 1 एएमयू, जो ये जो यूनिट है, ये यूनिट जो है इसका कन्वर्शन देख लो, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ये इसका कन्वर्शन है। 1.66 10⁻24 ग्राम्स। अगर कहीं भी आपको एएमयू दिख जाए, आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि कोई एलिमेंट है जिसका जो है 5 एएमयू मास है, तो जो उसका ग्राम में मास बताता है, ग्राम में, तो ग्राम में मास बताने के लिए आपको 1.66 इंटू 10⁻24 कर देना है, ग्राम से मल्टीप्लाई। लेकिन आपको जब मोलर मास पूछा जाए, मोलर मास, तो मोलर मास मतलब क्या, कितने एटम होते हैं? 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, देखो ये कट जाएगा, इंटू करना है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने नीचे लाइन ड्रॉ किया है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम को मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 10⁻23 एटम से, क्योंकि इतने एटम से एक मोल में, तो आपको मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है, जो लगभग लगभग कितना आएगा, ये देखो 6 इंटू 1.66 लगभग 10 के बराबर होता है, और यहां से 10 पर माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। मतलब जो एएमयू में मास है एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का यूनिफाइड मास, वही मास जो है ग्राम में होगा, इन ग्राम्स, ठीक है, मोल कंसेप्ट में, ठीक है, एक मोल का मास, मोलर मास वही होगा जो एएमयू का मास है, लेकिन सिर्फ ये होगा कि एएमयू एक अलग यूनिट है और ग्राम एक अलग यूनिट होगा, बस ग्राम में ज्यादा वेटेज है, क्योंकि एएमयू बहुत छोटा यूनिट है, एक एएमयू 1.66 10⁻24 ग्राम का होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट था जिसमें हमने एएमयू को कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है इस साल, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-4 साल पहले आया था, वापस आने की पॉसिबिलिटी है ये, या एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। तो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो पहली चीज जो दी है क्वेश्चन में, आप देख लो यहाँ पे, जो 10 एएमयू है उसकी अबंडेंस कितनी है, 20%, और जो 11 एएमयू है उसकी अबंडेंस जो है 80%, 80%। तो मैं पूछा गया एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, तो बता दूं आपको, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस मतलब कितना अबंडेंट है वो नेचर में, इनटू मॉलिक्यूलर मास m1, मतलब ये इनटू ये करना है, प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 2, ये परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 1 था, इनटू m2 करना है, मतलब ये इनटू है, अपॉन 100 क्यों करना है, क्योंकि परसेंटेज में लिया हुआ है, इससे मिल जाएगा एवरेज। आपको पता है ना एवरेज किस लेते हैं, ठीक है, अगर किसी के पास 3 रुपए, किसी के पास 5 रुपए, तो दोनों का एवरेज हो जाएगा 4 रुपए मिलके, 5 + 3/2, वैसे ही हम यहाँ पे लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा यहाँ से, वो क्या आएगा, वो आएगा परसेंटेज कितना है फर्स्ट का 20%, इंटू मास कितना दिया हुआ है 10, ठीक है, मास कितना दिया हुआ है 10, प्लस सेकेंड का कितना है 80%, इंटू मास दिया हुआ है 11, अपॉन 100 कर दो। तो यहां से 200 प्लस कितना आएगा, ये कितना आता है 8, कितना 880, ठीक है, सही है, ठीक है, 11 8 जा 88 इंटू 0 अपॉन 100 कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 1080/100, जो कितना आएगा लगभग 10.80। तो बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा वो आएगा 10.80, सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, 10.80%। लिमिटिंग रीजन पे आते हैं, रीजन स्टार्ट करते हुए लिमिटिंग रीजन में क्या सीखना है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है लिमिटिंग रीजन से। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है लिमिटिंग रीजन का, ठीक है। तो डेफिनेशन है द रिएक्टेंट दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के दौरान, जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तब जो रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो पूरा खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, उसे कहते हैं लिमिट, क्योंकि वो लिमिट अपनी क्रॉस कर दे रहा है, लिमिट हो गई उसकी खत्म, ठीक है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। फिर आपको दिया हुआ ये इक्वेशन, ठीक है, समझने के लिए मैं आपको समझा दूं, 2 मिनट में समझा दूंगा आपको मैं। 2H2 + O2 2H2O, मतलब हाइड्रोजन के हमने 2 मोल ले लिए, उसको हमने ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ मिला दिया, फिर हमने 2 मोल ऑफ पानी बना दिया, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें
लिमिटिंग रिएजेंट जो है, अब समझो हमको क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन समझो आ गया, ठीक है, कि हमारे पास जो है 5H2 है, कितने, 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, तो इनमें बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आप खुद सोचिए, जब 2H2 को आपको एक O2 लग रहा है, ठीक है, तो आपको 2 O2 के लिए कितने H2 लगेंगे, 4H2, क्योंकि डबल है, ऑक्सीजन एक रहेगा तो हाइड्रोजन 2 होने चाहिए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है तो हाइड्रोजन के 4 होने चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन के कितने हैं, एक एक्स्ट्रा है, 1 इज एक्स्ट्रा, सही है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का एक जो है मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है, मतलब हाइड्रोजन तो लिमिटिंग नहीं है क्योंकि वो एक्सेस में है, ये क्या है, एक्सेस में, जो एक्सेस में होता है वो लिमिटिंग नहीं होता, ठीक है, जो खत्म हो जाए पूरा, ठीक है, जिसकी संख्या कम है वो जो है लिमिटिंग रीजन होता है। यहाँ पे लिमिटिंग रीजन कौन होगा, फिर जो होगा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पूरा खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद भी जो है हाइड्रोजन बच जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है एक्सेस में हो गया और लिमिटिंग क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक होती है कि समझो आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, आपको उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, किससे, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सॉरी डिवाइड करना है आपको कोएफिशिएंट से, तो 5 है आप 2 कीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2/1 कीजिए, कितना आया, इसका वैल्यू जो आया 2.5 आया, इसका वैल्यू क्या आया 2, तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसकी वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल जल्दी से ले रहा हूं मैं, N2 + 3H2 आपको क्या बना के देगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब मैं ले रहा हूं, अब मैं यहां पे ले रहा हूं 4 मोल ऑफ N2, ठीक है, और ले रहा हूं मैं 10 मोल ऑफ H2। ऐसा क्वेश्चन में आ गया कि आपको 4 मोल ऑफ N2 और 10 मोल ऑफ H2 दिया हुआ है और आपको गेस करना है, बताना है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है, ठीक है। जब आप लिमिटिंग रीजन गेस कर पाओगे तभी तो आप ये प्रोडक्ट बना पाओगे, क्योंकि लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया तो आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे आगे जाके, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको, जो इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 से इसको डिवाइड कर दो 4/1, इसका जो है 10, इसका क्या है 3, 10/3 कर दो। अब कंपेयर कर लो, 10/3 की वैल्यू कितनी आती है 3.33, ठीक है, और ये कितना है 4, इसमें कम कौन सा हुआ, ये वैल्यू, तो लिमिटिंग रीजन क्या है इसमें, लिमिटिंग रीजन जो है इस केस में हाइड्रोजन होगा, इस केस में हाइड्रोजन होगा। तो ये ट्रिक थी कि आपको जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, आपको जो नंबर दिया हुआ है, जितने मोल दिए हुए हैं, उसको आप डिवाइड कर दो अपने जो कोएफिशिएंट है उससे, दोनों केस में सारे रिएक्टेंट के केस में, ठीक है। उसमें जो लीस्ट नंबर आएगा, जो लीस्ट नंबर आएगा वो आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मैंने बताया, आप डिवाइड कर दो और उसके बाद जो लीस्ट आएगा वो आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट, याद करो, ठीक है। इसको समझ के ले लो कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढते हैं, फिर ये ट्रिक है, हर बार आपका काम आएगा ये ट्रिक कि आप जो आपको दिया हुआ है मोल्स उसको जो है कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, आपका जो नंबर आएगा उसको कंपेयर कर लो, जो सबसे कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इन शॉर्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 20/6, ठीक है, आप इसको 2 से कट करके आप लिख सकते हो 10/3, ठीक है, 20/6 को आप लिख सकते हो 10/3। तो यही होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। समझो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है C2H4, 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, इसको मैं 2 कट कर सकता हूं, इसको लिखूंगा CH2। तो ये होता है हमारा एम्पायरिकल फॉर्मूला। क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला को कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। द फॉर्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। ऐसा जो फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो देखा है ऑफ एटम्स उसे कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 2019 में, सॉरी 21 में बहुत हाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, जो फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 21 के लिए भी 22 के लिए भी। अब ये एनसीईआरटी का सवाल है, आपको कैसे करना है मैं अप्रोच बता देता हूं। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप पे मुझे जो है आपका डाउट फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, जितने मैं सॉल्व कर सकता हूं आपको सॉल्व करके मैं जरूर से भेज दूंगा, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है। एक कंपाउंड है जिसमें 4% हाइड्रोजन है, 24% कार्बन है, 71.65% मतलब 71.65% क्लोरीन है, उसका मोलर मास दिया हुआ है और पूछा गया इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हो, जो नीट में एक तो इंपेरिकल पूछा होगा, नीट में 2021 में
एक तो एम्पिरिकल पूछा होगा या मॉलिक्यूलर पूछा होगा। अगर मॉलिक्यूलर पूछा है तो आपको ये अप्रोच करना है। देखो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। आपको सारे ऑप्शन का मॉलिक्यूलर मास फटक से निकाल लेना है, ठीक है। फटक से सब मॉलिक्यूल्स का मास को ऐड कर लो, उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मोलर मास कहेंगे, क्योंकि मोलर मास को कभी कभी मॉलिक्यूलर मास भी कह देते हैं, क्योंकि ग्राम का ही फर्क है, यूनिट का ही फर्क है, तो कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो है अगर आप एथिकल देखोगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी कभी कह देते हैं, ठीक है। तो आप सबका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मोलर मास जो होता है, और मैच कर लीजिए 98.6 किसका है। ये अप्रोच मैंने बहुत बार ट्राई किया है मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में मैंने ट्राई किया ये अप्रोच, तो सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा मैच कर लो कि उन्होंने दिया हुआ है ना मोलर मास इतना है, आपको पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, तो ऑप्शन में रहेगा CH2 Cl2 C, जो भी ऑप्शन में होगा आपको निकालना पड़ेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। सॉल्व देखो, सॉल्व कैसे करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करना है, हमें 4% हाइड्रोजन दिया है। परसेंट में क्या होता है, परसेंट मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम कोई कंपाउंड है, मेरे पास 100 ग्राम का कोई कंपाउंड है, तो उसमें 4 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, 24 ग्राम जो है लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं क्योंकि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नीट में इतना टाइम नहीं है कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते बैठो। और क्लोरीन कितना है 71 ग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 4 ग्राम को डिवाइड करना है उसके मोलर मास से, आपको उसके नंबर ऑफ जो है आपको उसका एटम्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपका जो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, तो यहां से आपको मिल गया रेशियो, ये मिल गया आपको 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। आपने 24 ग्राम ऑफ क्या आपके पास कार्बन, इसको आपने डिवाइड कर दिया 12 से, किससे डिवाइड कर दिया 12 से, क्योंकि एक कार्बन का मास होता है 12, तो ये आपको मिल गया 2। आपके पास 71 ग्राम जो है वो है क्लोरीन, इसको डिवाइड कर दो 35.5 से, जो एक क्लोरीन का एटम का मास है, यहां से मिल गया आपको 2। तो आपको जो रेशियो बना वो बना, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, क्लोरीन कितना है 2, C2H4Cl2, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। इसका आप मास निकाल लीजिए 71 प्लस ये 4 कितना होता है 4 प्लस ये 24, लगभग 98.96 के करीब आएगा। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, 1 जा 2 जा 1 जा, मतलब CH2Cl इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, C2H4Cl2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये थे मेन कंसेप्ट सारे, जो मोलैरिटी वाला कंसेप्ट है, जो मोलैरिटी का कंसेप्ट है, मोलैरिटी का कंसेप्ट है वो हम आगे जाकर देखेंगे एक वीडियो में सेपरेट, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी है जो आपको बहुत यूजफुल होंगे क्वेश्चन को झट से सॉल्व करने में। मैं देखता हूँ बहुत लोग ग्राम डेंसिटी सब में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर आ ही नहीं पाता, तो आपको आंसर सिर्फ 1 मिनट के अंदर आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या पढ़ना है, और जो बाकी के कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं इसमें, वो मैं आगे उसके क्वेश्चंस कवर कराऊंगा आपको सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे को हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आईआईटी क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं जेई क्वेश्चंस करो मत, ठीक है, मानता हूं करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं से क्वेश्चन बैंक मिल रहा है जिसमें बताया गया कि ये 5 जेई के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक जेई का लेवल का क्वेश्चन आ गया था मोल कंसेप्ट से, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर पाओ और आपका रैंक जो है वो बूस्ट हो जाए, तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, अगर टाइम है तो आप 2x में देख लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन जो था, अब देखो एनसीईआरटी का इंपोर्टेंस देखो, वो लोग एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठा के डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया था इस साल 2020 में, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन था, ठीक है, सीधा। तो इसका आंसर क्या था, लिथियम, कुछ चेंज नहीं किया गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट समझ गया है तो आप लिमिटिंग रीजन जैसे ढूंढ सकते हो, आपको सारे चीजें A B 3 4 5 ये सारी चीजें, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो किसी भी मतलब क्वेरी के रिगार्डिंग। अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी किसी में तकलीफ जा रहा है, कुछ भी चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई भी पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मैं आपको वहां पे दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है वहां पे मैं आपको उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और जो कट ऑफ वीडियोज है उसका
एनालिसिस चालू है और वो जो है रैंक आने के बाद मैं आप पोस्ट कर दूंगा। और ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की। ठीक है, बायो का तो आपको पता होगा। कल जो है, ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे हम लोग क्या कवर करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कवर कर लेंगे। सारे एग्जांपल, डायग्राम्स, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोनिडिया, जूस्पोर्स, एक्सोजिनस, एंडोजिनस कैसे याद रखे, प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स कैसे याद रखे, क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स याद रखने हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े फार। ठीक है, और आपको पेपर मिलेगा, वो कंपलसरी मिलेगा आपको। ठीक है, और जो इसके साथ पेपर मिलेगा आपको, ठीक है, सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को आपको जो है, सैटरडे को आपको मिलेगा बेसिक मैथमेटिक्स, जो हमने सीखा मैक्सिमा मिनिमा, बेसिक मैथमेटिक्स और मोल कंसेप्ट का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, आपको पेपर सॉल्व करने को मिलेगा, आपको फ्री में रहेगा, लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे पेपर सॉल्व कर सकते हो। कल आपका रहेगा टेस्ट बायो क्लासिफिकेशन का, कल और परसों, और सैटरडे को आपका रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स और आपका मोल कंसेप्ट का पेपर, जहां से आप जो अपना टेस्ट कर सकते हो कि हाँ सारे क्वेश्चन कर लिए। आप एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपका रैंक जो है बूस्ट कर देगा। ठीक है, जो भी डाउट